डियर स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट न्यू यूनिट। कौन बताएगा कौन सी यूनिट हम लोग पढ़ेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। हाँ, एडिशन मतलब ये चल रहा है, दिमाग में रखना है एडिशन रिएक्शन, ये पहले मोटो है। किस पे होगा एडिशन रिएक्शन? कार्बन डबल बॉन्ड। हाँ, ऑन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। हम लोग ये शुरू करने से पहले मैकेनिज्म भी है, कई नियम भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने कहा था जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ नियम बताए थे, उसको बहुत शॉर्टकट में लिया जाएगा, टाइम उतना है नहीं। तो इसमें जैसे कुछ नाम है, जैसे कुछ फेमस नेम है जिनको जानना चाहिए, जैसे एक आते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल आता है, जो आप लोगों ने सुना होगा। नहीं सुना है तो आज बिल्कुल जान भी जाएंगे। दूसरा होता है हैरिस रूल, नहीं हैरिस रूल। और एक होता है, इसको नहीं करते हैं कि ये आप जान लीजिए, आप लोग केमिस्ट्री में तो आ गए हैं, हैरिस को एंटी नहीं करते हैं, एंटी अलग होता है। एक होता है, इसीलिए पढ़ाना था इसे, एंटी मार्कोनी कॉप। हमें सबका हर एक नेम जो है वह रिलेटेड है एडिशन रिएक्शन से। कोई अगर आपसे पूछे कि एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं तो आप क्या बताते हैं डेफिनेशन उसका एडिशन रिएक्शन का? या कोई आपसे पूछे एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं तो जरूर बता देंगे, क्योंकि पढ़ चुके हैं। मतलब कुछ नहीं बताएंगे, कितना दिमाग में आएगा कि sp3 कार्बन का sp2 कार्बन में कन्वर्जन, सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड। हाँ, मतलब सैचुरेटेड कार्बन का अनसैचुरेटेड कार्बन में कन्वर्जन एलिमिनेशन कहलाता है। और एलिमिनेशन का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है? एडिशन कहलाता है। मैंने उसी समय बताया था। तो अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन रिएक्शन, तो दिमाग में आ गया कि सैचुरेटेड कार्बन नहीं होगा, यहाँ पर अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कार्बन का बनना कहलाता है एडिशन रिएक्शन। लेकिन एडिशन में अनसैचुरेशन से अनसैचुरेशन का भी होना एडिशन रिएक्शन कहलाता है। कैसे? जैसे आपके दिमाग में आया कि अनसैचुरेटेड कार्बन, दिमाग में आप केवल sp2 कार्बन रखते हैं ना, तो sp कार्बन भी तो अनसैचुरेटेड होता है। sp कार्बन का मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन की बात हो रही है। sp2 कार्बन का sp3 में कन्वर्जन अगर कहीं ऐसे दिया हो, और sp कार्बन का sp2 कार्बन में कन्वर्जन, तो यहां भी एडिशन, बोथ आर एडिशन रिएक्शन। ये भी एडिशन रिएक्शन है, ये भी एडिशन रिएक्शन है। और इसका रिवर्स इफेक्ट क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। तो मतलब हमें ये दिमाग में, अब यहाँ हम इसको भी क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कार्बन, इसे भी कहेंगे अनसैचुरेटेड। तो इसे आपने कहा अनसैचुरेटेड कार्बन, और ये भी आपका क्या हुआ? अनसैचुरेटेड ही हुआ। और ये आपका क्या है? अनसैचुरेटेड। और ये आपका हो गया सैचुरेटेड। एडिशन तब तक चलता रहता है किसी भी रिएक्शन में जब तक कि वह कार्बन सैचुरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग के लिए इस पर अगर फर्दर एडिशन कराएंगे तो होगा, लेकिन यहाँ एडिशन नहीं होगा। तो अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा? जैसे मोबाइल गिर गया, नहीं लग रहा है, तो जबरदस्ती करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, एक हटेगा दूसरा आएगा। तो ये होता है इसका कंप्लीट विधान, मतलब इससे इसमें जा सकता है।
इसी का रिवर्स साइकिल अगर हम करते हैं, उल्टा करते हैं, तो एलिमिनेशन कहलाएगा। तो ये दिमाग में हमें रखना था कि हमें जो चैप्टर पढ़ना उसका मोटो ये था, और उस मोटो में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर योग कराना है, एडिशन कराना है। सिलेबस में आपको जैसे एकदम क्लियर कर दिया है कि हाइड्रोजन का कराना है, हाइड्रोजन एसिड का कराना है, या उसके आगे करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है, उसके बाद कोरी इपॉक्सीडेशन है, साइक्लोप्रोपेनेशन है, मतलब जितना हम आगे बढ़ेंगे 5 रिएक्शन है, पांचों को पढ़ना है। लेकिन अगर हमें ये नहीं आता है, ये तीनों नहीं पता है, तो अगले का मैकेनिज्म हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसमें दिक्कत होगी कैसे किया जाए। तो मार्कोनिकॉफ रूल और थेरस रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में प्रोडक्ट क्या बनता है उससे नहीं हमें मतलब है, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल का सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए या रिएक्टेंट्स कैसा होना चाहिए, ये पहले मायने रखता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हम वहां ऑपरेट होंगे जहां पर कोई एसिमेट्रिकल एल्कीन हो, पहली शर्त। दूसरी चीज ये कहता है कि जब हमारे पर मतलब एसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी भी रिएजेंट का पूरे दुनिया के, चाहे वह HX हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे H3PO4 हो, चाहे HOCl हो या NaCl हो, एनीथिंग्स मतलब एसिमेट्रिकल एल्कीनों पर किसी भी रिएजेंट का एडिशन योग अगर होता है तो उस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, मतलब कोई रिएजेंट होगा तो उसमें एक बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा बनेगा न्यूक्लियोफाइल, तो उस रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वह ऑलवेज टेक द पोजीशन at that carbon which had greater number of hydrogen atom। जब एल्कीन एसिमेट्रिकल होगा तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, डिफरेंट होगी, और जब डिफरेंट होगी तो एक पर ज्यादा होगा, एक पे कम होगा। अगर दोनों पे बराबर हो जाए तो किसी तो मार्कोनिकॉफ रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। बस ये दिमाग में रखना, इसका इंप्लीमेंटेशन तभी करा सकते हैं जब आपके लिए क्या हो। तो हमें ये खोजना था कि एसिमेट्रिकल एल्कीन, उसके बाद कोई भी रिएजेंट, उस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट ऑलवेज टेक द पोजीशन ऑफ दैट कार्बन व्हिच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हिंदी में अगर जाने तो क्या कहा जाता है कि जब किसी असममित एल्कीनों पर किसी भी रिएजेंट का योग करते हैं तब उस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट हमेशा उस डबल बॉन्ड कार्बन पर जाता है जिस डबल बॉन्ड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, उसे मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल को इंप्रूव करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल मींस कार्बोकेटाइन। वह इलेक्ट्रोफाइल क्या होना चाहिए, कार्बोकेटाइन। तो हमें इलेक्ट्रोफाइल न करके डायरेक्ट यही कहना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एसिमेट्रिकल एल्कीन कॉल्ड न्यू मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी नहीं, न्यू मार्कोनिकॉफ रूल। तो न्यू मार्कोनिकॉफ रूल में होता क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे, जब एसिमेट्रिकल एल्कीन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो उसे न्यू मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ करना है नहीं, डेफिनेशन से हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि हम इसको समझ कैसे लें, इसका कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं, मैकेनिज्म हमें जानना ही है। तो मार्कोनिकॉफ रूल को पहले देखा जाए, इसमें कोई भी एल्कीन लेंगे तो दिमाग में तो ये रहेगा चाहे C डबल बॉन्ड C है, सिमेट्रिकल कब होगा, सभी लोग जानते हैं कि जब हर तरफ क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो। मान लिया जाए यहाँ हाइड्रोजन हो गया, अगर यहाँ हाइड्रोजन रख दें तो सिमेट्रिकल एल्कीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे CH3 रख दिए या कोई रिंग लगा दिए या कुछ और ग्रुप जोड़ दिए तो ये जो एल्कीन है वह हमारा क्या है,
एसिमेट्रिकल है, दिमाग में ये रखना है, एसिमेट्रिकल एल्कीन है। और इस पर हम किसी भी रिएजेंट का, कोई रिएजेंट हो, चाहे हमारे सामने HX हो, हाइड्रोजन एसिड हो, चाहे खुद हाइड्रोजन हो, चाहे H2SO4 हो, मतलब जैसे HX लिखा तो X के जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ले सकते हैं। हो सकता है इसके अलावा हमारा दूसरा रिएजेंट कोई कहता हो, ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे H है, O है, S है, डबल बॉन्ड O है, O है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, OH, H2SO4 है। हो सकता है कि इसके जगह पे ये रिएजेंट दिया हो, जैसे आप लोग जानते हैं HOCl हो सकता है ये रिएजेंट दिया हो, NOCl हो, ये रिएजेंट हो सकता है, मतलब ऐसे नहीं लिख के NOCl डायरेक्ट दे सकता है, एक्सेट्रा एनीथिंग्स। अब हमें एसिमेट्रिकल एल्कीन और इसे मैंने क्या कहा, रिएजेंट। तो जब किसी रिएजेंट का एसिमेट्रिकल एल्कीन पर योग होगा तो हमें कभी-कभी हम खुद अटक जाते हैं आप लोग कि कैसे हम डिसाइड करें कि इसमें कौन इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा। इसमें तो बड़े आसानी से बता देंगे कि HX में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, H होगा, पता चल गया, ये तो न्यूक्लियोफाइल हुआ। H2SO4 में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, H ही होगा, H+ होगा, O- होगा। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा, देखिए CF, वेरी गुड, पढ़ाया गया है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। क्लोरोनियम आयन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल इन हाइपोक्लोरस एसिड, ये सब आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। और यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा, ऑलवेज Cl, ये Cl होगा, ये नेगेटिव पार्ट होगा। तो इसका मतलब कि ये हमें डिसाइड करना भी आना चाहिए कि जो रिएजेंट है उसका कौन सा पार्ट पॉजिटिव होगा। ये दोनों तो बड़े डेंजरस थे कि अगर जरा सा चूक हो जाए तो गलत हो सकता है। अब हमने यही बताया कि जब असममित एल्कीनों पर, एसिमेट्रिकल एल्कीनों पर किसी भी रिएजेंट का योग होता है तो उस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्ड कार्बन पर जाता है। डबल बॉन्ड कार्बन कितने हैं इसमें, दो है ना। उस डबल बॉन्ड कार्बन पर जाता है जिस डबल बॉन्ड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। अगर कोई छोटा बच्चा रहेगा तो भी जान जाएगा, काउंट कर लेगा, लेकिन हाँ वो बच्चा इसमें घूम सकता है कि तीसरे पे बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है, तीसरे कार्बन पे 3 है, दूसरे पे 1 है, पहले पे 2 है, तो काहे इस पे नहीं जा रहा है, तो क्या कहेंगे, ये कार्बन आपका है सैचुरेटेड sp3, ये कार्बन क्या है अनसैचुरेटेड, ये कार्बन क्या है अनसैचुरेटेड। तो मैंने पहले ही बताया कि एडिशन वही होगा जहां पर कार्बन अनसैचुरेटेड होगा, ये सैचुरेटेड है या एडिशन नहीं होगा। तो अब हमें कोई भी इसमें से प्रोडक्ट बनाना हो तो आप बना नहीं सकते हैं, केवल लिखना ही तो है, पेपर में देखना है, बल्कि मैकेनिज्म भी आपको पढ़ना नहीं है। तो ये अगर हम देखें तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एक सब निकाल सकते हैं, किसी को जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। CH3 यहाँ पे क्या बना है CH, और यहाँ पे हो गया CH2, और इस पे क्या आ गया H। यहाँ पर मान लीजिए X जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा X, ये बनेगा। अब X हमें तो मेन क्या था, पॉजिटिव पार्ट को लाना। पॉजिटिव पार्ट कहाँ गया, जहां पर क्या था हमारा, जिस डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, इसका मतलब पाई बॉन्ड ने इसको अट्रैक्ट कर लिया। अब पाई बॉन्ड का अट्रैक्शन इस तरह से दिखाते हैं कि अगर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक नंबर पे आएगा तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी एक ही नंबर पे अट्रैक्ट करेगा। तो ये हम खोज लाते हैं, चाहे वैसे पता चल जाता है। अब इतने में से कोई रिएजेंट होता तो सिर्फ हमारा देखिए कहाँ H है, किस रिएजेंट में H2SO4 हो सकता है। मान लीजिए जब फास्फोरिक एसिड आ जाता है H3PO4 तो वहां भी H ही होता, H2SO4 होता तो क्या होता, H तो यही आता, बस यहाँ पे क्या लग जाता OS, डबल बॉन्ड O,
OH, मतलब आपको लिखने आना चाहिए, मैंने कुछ किया थोड़ी ना, जैसे है वैसे जोड़ दिया, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। तो यहाँ पर ये क्यों आया, क्योंकि जब ये पाई बॉन्ड डिस्प्यूट हुआ तो 1 पे आया नेगेटिव चार्ज, 2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से ये बना। अब ये क्या बना, इसका नाम थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि क्या कहें क्या कहें क्या नहीं कहें, तो कोई ऐसी बात नहीं है, इतने का नाम जो नीचे लटका हुआ है वह हाइड्रोजन सल्फेट है, बाकी का नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। दिमाग में हमारे है, नाम नहीं पूछा जाता है, इसको अगर फर्दर हाइड्रोलाइज करा दें, पहले इसमें पानी डाल दें आगे को बढ़ाने के लिए रिएक्शन को, तो फिर कहां से टूट जाएगा, यहां से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो कार्बन प्लस होगा, ऑक्सीजन माइनस होगा, पानी का H इसके पास जाएगा, पानी का OH यहां चला जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बना लेगा। मतलब हम लोग चाहें तो इससे आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अब हमारे समझ में आ गया कि मार्कोनी का रूल किसे कहते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो सच में इस तरह से रहता है कि इतना सिंपल हो सकता है नया, ये क्या दूसरा नहीं हो सकता है, इससे भी बेटर हो सकता है। अब जैसे इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते हैं कि अगर मान लिया जाए हमारा एल्कीन इस तरह से हो, इस तरह से हो, इट इज आल्सो एल्कीन, साइक्लिक एल्कीन है। अब हमें ये डिसाइड करना, मान लिया जाए यहाँ HCl दे दिया जाए, HBr दिया जाए, HI दिया जाए, तो ये डबल बॉन्ड पे एडिशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अभी हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में नहीं एंट्री करवाया है, अभी तो केवल ये जाने कि हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये भी हमारा क्या है, ये दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा, ये सिमेट्रिकल साइक्लिक एल्कीन है। अब ये एसिमेट्रिकल क्यों हुआ, क्योंकि इस कार्बन से क्या लगे हुए हैं, दोनों कार्बन, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से क्या लगा है, एक कार्बन लगा है, इधर अगर बैलेंसिंग लगा है तो हाइड्रोजन की संख्या किस पे ज्यादा होगी, नीचे वाले पे। तो अगर हम इसका एडिशन करवाते हैं, रिएजेंट कोई भी हो, तो क्या हमें मिलेगा, इसको हम अगर देखें तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर ये तो है, यहाँ पे CH3 है, H को आना है कहाँ जाएगा, जहाँ H है यही होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, X, ये मिला, प्रोडक्ट हमारा बन गया। तो हमें जानना था कि कैसे हम, देखिए वैसे दिमाग में क्या गरज था कि यही केवल एक ऑप्शन नहीं देगा, दूसरा ऑप्शन देगा X इस पे, H इस पे, तीसरा ऑप्शन और कुछ दे सकता था। अब इसमें देखने पे भी लग रहा होगा कैसे वहां क्यों नहीं जाएगा, एडिशन हो रहा, दोनों कार्बन प्लेनर हैं, दोनों कार्बन sp2 में है, इसलिए फुल्ली स्पेस होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में पूरा स्पेस होता है कि चाहे वह न्यूक्लियोफाइल को अपने में खींचे, चाहे वह इलेक्ट्रोफाइल को अपने पास बुलावे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एडिशन में, जब तक बल्कि ग्रुप में उसका नेचर एंटी एडिशन का न हो। तो एंटी एडिशन हैलोजनों में कौन करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चार ऑप्शन, चारों में से ओनली ब्रोमीन की ब्रोमीन एंड क्लोरीन की ब्रोमीन एंड आयोडीन की नन ऑफ दीस, ब्रोमीन क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन, बाकी ऊपर के जितने होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ये दोनों सिन एडिशन करते हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं वह एंटी एडिशन करते हैं, उसके लिए आगे हम बताएंगे। लेकिन पहले इनसे निजात कैसे पाया जाए, अगर इसको आपसे पूछें तो ये जो एल्कीन है, जो डबली बॉन्डेड है, इस पे केवल कार्बन ही रखा गया, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रांगली नहीं लगे हुए कि जो इस रिएक्शन को अनफेवर्ड कर दे मार्कोनी का होगी। तो हमारे सामने किसी का भी एग्जांपल आएगा तो हम कर ले जाएंगे। तो मार्कोनी का रूल तो हमारे दिमाग में आया, थोड़ा बहुत दिमाग में आना भी चाहिए, इसका मैकेनिज्म क्या होता होगा अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे किसी भी रिएक्शन को। मान लिया जाए कोई एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल यही हमने लिया, चाहे बड़ा वाला लीजिए चाहे छोटा वाला लीजिए, तो आपको करना पड़ेगा ही। जैसे
इसी को ले लिया जाए, मान लिया जाए यही दिया गया, ये एग्जांपल हुआ और यहाँ पर हमने लिखा HCl और थर्मली इसको मैंने प्रोसीड किया तो प्रोडक्ट हमारा क्या मिला। मतलब ये रिएक्शन पढ़े होंगे आप लोग, मतलब नहीं साइक्लिक होगा कुछ और होगा। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा ये, यहाँ पर बांड है तो बांड रहने दीजिए, CH3 भी लिख सकते हैं, इस पर क्या आएगा Cl आएगा और यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, H को दिखाया नहीं जाता है, इस तरह से है, चाहे तो आप H लिख भी सकते हैं। अब इसका अगर हम मैकेनिज्म देते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होता है। मैकेनिज्म में वही चीजें हैं, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। तो यहाँ पर मार्कोनी का रूल में क्या चाहिए हमें, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो दिमाग में अगर हम रखते हैं, पहला एक एजम्पशन रखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ, दिमाग में केवल रखना है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किससे बनाएंगे, फ्रॉम जो दिया हुआ है या HCl, यही होगा। कैसे बनाएंगे, बाई आयोनाइजेशन। तो हमने HCl को अगर तोड़ा, HBr को तोड़ा, Hi को तोड़ा तो उसमें क्या मिलेगा, सभी लोग जानते हैं कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह किधर जाता है, तो सभी लोग जानते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये मेरा हुआ इलेक्ट्रोफाइल। मैंने कहा दो पार्ट होंगे, ये हुआ न्यूक्लियोफाइल। अब जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि इसमें किसका फॉर्मेशन करवाते हैं, वेरी गुड। तो फॉर्मेशन आप थोड़ा सा हम इंप्रूव करेंगे, स्टेबल का, हाँ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में क्या होना चाहिए, ये हम लोगों के सामने आना चाहिए कि जो अटैक होगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, किस पर, एसिमेट्रिकल एल्कीन पर, वह उस साइट पे होना चाहिए जिस साइट पे जाने से स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर हम इस स्टेप को नोट कर लिए होंगे। यहाँ पर हम क्या अटैक कराएंगे ये दिमाग में रखना है, इलेक्ट्रोफाइल। हम आगे उसको पूरा कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, बाय द अटैक का, मतलब ये दिमाग में रहना चाहिए, लिखने के लिए नहीं आएगा, बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ऑन एसिमेट्रिकल एल्कीन। तो एसिमेट्रिकल एल्कीन हमारा ये है और इलेक्ट्रोफाइल हमारा इसका H+ है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, कुछ भी हो सकता था, यहाँ किसी को ला सकते हैं जिसको आप चाहिए। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, पाई बॉन्ड अगर हटेगा तो या तो दो रास्ता है, या तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे है जो ऊपर चला जाए, या तो ये हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड जो है नीचे चला आए। अगर ऊपर जाता है तो ये कंडीशन बन जाता है, ये तो है ही है, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नीचे आता है तो ये कंडीशन बनता है, यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो हमारे सामने एक चुनौती यहीं पे पता चल जाता है, हम पूछें ये कितने डिग्री का कार्बोनाइट बना, 3 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का कार्बोकेटायन बना, 2 डिग्री का। नहीं डिग्री से आता है तो हम हाइपर कन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ले लें। तो कार्बोनायन कार्बन की डिग्री बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी डिक्रीज करते हैं। जितना अधिक डिग्री का कार्बोनायन होगा उतना ही कम स्टेबल होगा ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, क्योंकि ये प्लस आई देगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये कार्बन देने वाला है, इस इलेक्ट्रॉन और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए डिग्री बढ़ने के कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है।
तो यहाँ पर अगर एग्जम्पशन करें तो 3 डिग्री का कार्बन आयन है और 2 डिग्री का कार्बोकेटायन, ठीक है। यहाँ पर अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे 3 डिग्री का कार्बोकेटायन है और 2 डिग्री का कार्बन आयन। तो कौन सा कंडीशन फेवरेबल है? नीचे वाला फेवरेबल है। और मार्कोनी का किस पे लागू होता है कि हमारा ये प्रोफाइल वही जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ आना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा? ये तो नहीं बनेगा। अगर ये बना दे तो ये तो गलत हो जाएगा। बनेगा ये, इसका मतलब पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। मतलब क्या हुआ कि जब हम असममित एल्कीनों पर किसी भी रिएजेंट का योग कराते हैं तो उसका पॉजिटिव पार्ट मींस इलेक्ट्रोफाइल टेक द पोजीशन ऑफ दैट डबल बॉन्ड कार्बन व्हिच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मेरा गया। और इसके होने से क्या बनता है? सबसे पहले पता है यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है। यहाँ तो ये आया हमारा, यहाँ पे बन गया प्लस चार्ज। और ये कितने डिग्री का बना? 3 डिग्री का कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री का जो कार्बोकेटायन होता है मोस्ट स्टेबल होता है। और मार्कोनी का ये कहते भी हैं, क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। कैसे? बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन asymmetrical alkene called न्यू मार्कोनी का। मतलब उसको तो हम बदल भी सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या वाले को, लेकिन इसे नहीं बदल पाएंगे। तो ये हुआ। और जब 2 स्टेप पूरा हो जाता है तो थर्ड स्टेप आपका क्या आ जाता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आता है। तो उसको तो आप कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट किससे बनेगा? फ्रॉम, दिमाग में रखना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन एंड क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। ये थर्ड स्टेप का रहता है हमारा कि थर्ड स्टेप में ये होता है। तो अगर हम देखेंगे हमारा सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट है, इसमें अगर हम डालेंगे तो क्या डालेंगे? थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल। हमारा न्यूक्लियोफाइल रेडी है। हाँ, ये है प्लस हमारा, यहाँ पे है H और यहाँ पे हम डालेंगे Cl-। उसको पहले से इंतजार है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का, इसलिए वो कहाँ जाएगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। और देखिए आपको पहले से हमने X जोड़ के बताया था, तो वहाँ ऐसा लगता होगा कि यहाँ तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस तरह का एग्जाम्पल हम लोगों ने किया नहीं। अगर कर लेते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस तरह से हम लोग रिएक्शन देखते। अब एक तो दिमाग में आया कि मार्कोनी का को हमने देख लिया, एंटी मार्कोनी का कहे थे आप लोग घर से पढ़ लीजिएगा, खैरस को भी पढ़ लीजिएगा, शायद पढ़े होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन आप इस पे चाहे जितने एग्जाम्पल आएंगे, किसी का भी एडिशन आएगा तो हम करा ले जाएंगे। मतलब कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे भी। तो हम लोग थोड़ा सा खैरस को भी देख लें, क्योंकि एडिशन में तीनों इंप्लीमेंट होंगे, खैरस, मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी का। तो दूसरा हम दें, खैरस पे चला जाए। इसमें कुछ जानना और है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत आएंगे, इसमें कोई एग्जाम्पल की जरूरत हो तो बताइए, अगर नहीं तो आगे बढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि इस पे कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, आप करेंगे। अभी तो हमने उठाया नहीं, अभी तो हाइड्रोजन एसिड रिएजेंट का सिंपल चल रहा है, थोड़ा सा टफ होगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो खैरस में क्या होता है? खैरस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? खैरस एक साइंटिस्ट थे नहीं? हाँ, थे। और मार्कोनी का भी क्या थे? साइंटिस्ट थे। खैरस का मतलब क्या होता है?
हैरस का मतलब क्या होता है, सुने होंगे, पराक्साइड इफेक्ट, मतलब ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, पराक्साइड इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब कैसा पराक्साइड होना चाहिए, स्पेशली इसमें ऑर्गेनिक पराक्साइड, मतलब दिमाग में ये रखना पड़ेगा, हैरस इफेक्ट में ऑर्गेनिक पराक्साइड को लेके चलना पड़ेगा। तो हैरस साहब ने क्या किया था, जो हैरस थे एसिमेट्रिकल एल्केन पर, हाँ, इन्होंने भी बताया कि हमारा जो होगा वह एसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, मतलब इससे आप भाग नहीं सकते हैं, एसिमेट्रिकल एल्कीन हो, कोई भी हो सकता है एसिमेट्रिकल एल्कीन। और दूसरा क्या होना चाहिए दिमाग में, हाइड्रोजन एसिड, हाँ, हाइड्रोजन एसिड नहीं होना चाहिए, HX, स्पेशल HX भी नहीं होना चाहिए, HBr, हाँ, केवल एक रिएजेंट होना चाहिए जिसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इतना आसान है रूल है। अगर HCl दे दें, HI दे दें, HF दे दें तो वहाँ हैरस इफेक्ट लागू नहीं होगा, केवल लागू कहाँ हो रहा है, HBr, क्योंकि ये सेटेबल जो होगा फ्री रेडिकल बना लेता होगा, बाकी सारे फ्री रेडिकल बनाते हैं। और यहाँ पर हमने क्या लिया दिमाग में, ऑर्गेनिक पराक्साइड। कभी कभी ऑर्गेनिक पराक्साइड लिखा भी होता है, कभी कभी सीधे लिख देता है ROOR दे देता है। R का मतलब कार्बन और O का मतलब पराक्साइड। तो पराक्साइड ग्रुप जो है वो कार्बन के बीच में हो। और स्पेशली हैरस साहब ने क्या दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या उन्होंने बताया था, क्या दिया था, कैसे किया था। तो जो R है उन्होंने इस ग्रुप को इसके जगह पे ट्रीट किया था। इस ग्रुप का नाम सारे लोग जानते हैं, कभी कभी बना के दे देता है कि ये है आपका, जैसे कभी सुने भी होंगे, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, बेंजोइल। तो ये बेंजोइल है, इतने का नाम क्या कहते हैं, बेंजोइल है। अगर हम R का मान बेंजोइल ले लें तो दोनों ग्रुप हमारे क्या हो जाएंगे, बेंजोइल हो जाएंगे। अब अगर बेंजोइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल पेरोक्साइड। वेरी गुड, बेंजोइल पेरोक्साइड, जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वैसे बेंजोइल पेरोक्साइड हो जाएगा। वैसे मिथाइल, अगर है मिथाइल ग्रुप है मिथाइल, इथाइल ग्रुप है मिथाइल, मतलब जो भी होगा उसको लिख सकते हैं। तो कभी कभी इसी ग्रुप को जब फार्मूले में देता है तो इसको ऐसे शॉर्टकट कर देता है कि आपको थोड़ा कम जाने, PHCO का ट्वाइस दे देता है और O2 दे देता है। तो आप सोचते हैं कोई एनहाइड्राइड दे दिया कि एस्टर दे दिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि अगर ये दिया गया है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, जिसको सबसे पहले हैरस साहब ने दिया था जब इन्होंने अपना एक तरह से एक्सपेरिमेंट देखा कि हम जब मार्कोनी का आपका आया उसके बाद इन्होंने देखा कि क्या फ्री रेडिकल जनरेट करने के बाद उनका हम उल्टा भी प्रोडक्ट बना सकते हैं कि नहीं। तो उल्टा नहीं बना, इन्होंने अपने अनुसार सीधा बनाया, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है तो ये रिएजेंट जो है वह क्या जनरेट करेगा, फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये जनरेट किससे होगा, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड से। और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड एक तरह से डायनासोर की तरह है, जिसको छोटा कमजोर समझता है उसको पहले ही कैप्चर कर लेता है। तो जब ये इसको ट्रैप कर लेगा तो बचेगा क्या, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, इन बनेगा। अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल किस पे अटैक करेगा, एसिमेट्रिकल एल्कीन पर। जब एसिमेट्रिकल एल्कीन पर अटैक करेगा कोई रेडिकल तो कार्बन फ्री रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन फ्री रेडिकल। और वह कार्बन फ्री रेडिकल हैरस इफेक्ट का इंटरमीडिएट कहलाता है। कोई भी इंटरमीडिएट हमेशा स्टेबल बनता है। तो इसका जो एक नया कॉन्सेप्ट आया, तो जैसे मैंने न्यू मार्कोनी का कहा कि फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, वैसे इसका भी कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल
by the attack of bromine free radical on asymmetrical alkene called Thales effect। वहां पे थोड़ा सीधा है, फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एसिमेट्रिकल एल्कीन कॉल्ड मार्कोनी का रूल। तो उसी तरह से यहाँ क्या कॉन्सेप्ट आ गया, फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल्स बाय द अटैक ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल ऑन एसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, जो भी बनाएगा यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। अब एसिमेट्रिकल एल्कीन कैसा होना चाहिए, मतलब यहाँ पर हमने ये क्या लिया, जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है इसके जगह पर हम क्या लेते हैं जो हमारे पेपर में हो सकता है रहे और हम न जान पाए। तो इसको जानने के लिए हम लोगों के सामने ये चुनौती रहती है कि हम लोग इसे जानना चाहिए। ये इसी को शॉर्ट करके हम लोग क्या करते हैं, फिनाइल को पीएच मान लेते हैं या और छोटा करते हैं। तो इसी को हम इस तरह से छोटा करके लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं, इसके बाद इसको लिखते हैं और आगे बांड लगा करके डिवाइस करके फोटो कर देते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड इसे कहते हैं। अब इसका एग्जांपल जब देखा जाए तब कुछ हम लोगों के सामने आएगा कि कैसे इसे उठाया जाए, कैसे किया जाए। तो जैसे हम किसी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, छोटा अगर है तो कोई और बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे CH3 है, अभी लिया गया CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे आपने कराया योग HBr है और HBr का योग आपने कराया, यहाँ पर लिखा हुआ है बेंजोइल पेरोक्साइड या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या कुछ भी लिखा हो। तो यहाँ पर लिखने का मतलब यह है कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में आपने यही लिखा जिससे दिमाग में है PHCO का होल ट्वाइस O2 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा तो बहुत आसानी से आप लोग कहते हैं कि इसे दिमाग में रख लेते हैं, बस यही बनेगा। ये बनेगा नहीं, ये फ्री रेडिकल ही टूटेगा, ये फ्री रेडिकल बनाएगा। कौन बनवाएगा? पेरोक्साइड। जब ये फ्री रेडिकल बनाएगा तो ये तुरंत हाइड्रोजन छोटा है ट्रैप कर लेगा। फ्री कौन होगा? ब्रोमीन। जब ब्रोमीन फ्री होगा तो तुरंत जाकर के कहां अटैक कर सकता है? जहां पर हाइड्रोजन वहां पे अटैक करेगा। जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यहां भी क्या बनेगा? फ्री रेडिकल ही बनेगा। अब कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबलिश कर सकता है? वह कर सकता है जो डिग्री में बड़ा। तो यहाँ पे अगर बच जाएगा तो 1 डिग्री होगा, यहाँ पे बच जाएगा तो 3 डिग्री होगा। पहले कौन होगा इसमें? फर्स्ट कौन लेता है फेज? Br ब्रोमीन फ्री रेडिकल पहले जुड़ेगा। दोबारा कौन जुड़ेगा? ये आएगा उसमें से निकल करके, जब कैटालिस्ट रिमूव होगा दोबारा ये आएगा। तो ये वहीं जाना चाहेगा जहां जाने पर इंटरमीडिएट स्टेबल बने। तो ये प्रोडक्ट जब बनाता है तो पहले इस तरह से जुड़ता है CH3CH और यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे अगर Br जुड़ गया पहले स्टेप में तो यहाँ डॉट बन जाएगा और दोबारा जब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा तो निकल करके ये आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल देखिए, अगर वहाँ HBr का योग हम कराए होते तो वहाँ 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलता, यहाँ पर क्या मिला? 1 प्रोपेन। हाँ, तो ये प्रोडक्ट किसके अनुसार मोस्ट स्टेबल है? थायरस के। और इसी रिएक्शन को अगर ये रिएक्शन हम दोनों दे दें, जैसे आपके दिमाग में एक समान रखने के लिए, तो एक नया नाम हम आपको देते हैं जिसे आप लोग जानते क्या है। जैसे ये रिएक्शन है CH3CH दिया गया है, डबल बॉन्ड CH2 और इस पे हमने कर दिया HBr और डालने के बाद हमने कुछ नहीं यहाँ डाला और यहाँ दोनों प्रोडक्ट बनाया CH3CH और एक पे हमारा हुआ Br और ये हो गया CH3 है और दूसरा प्रोडक्ट हमारा मिला CH3 CH2 और CH2Br। अब हम कहते हैं इसमें आप मेजर और माइनर बताइए। कुछ नहीं दिया, मैंने डेल्टा दे दिया तो पूछा मेजर और माइनर बताइए। तो डेल्टा के प्रेजेंस में कौन मेजर होगा? ये मेजर होगा।
ये क्या होगा, माइनर होगा। मतलब ये दिमाग में रखना है, कहीं ऐसे दे दिया जाए। मान लिया जाए डेल्टा नहीं दिया, पेपर में, पेपर की बात हो रही है, तो अगर डेल्टा दिया तो ये मेजर हुआ और माइनर हुआ। अब ये पूछा गया कि ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होगा कि रिजियो सेलेक्टिव होगा कि कीमो सेलेक्टिव होगा कि एनेंसियो सेलेक्टिव होगा कि डाई स्टीरियो सेलेक्टिव होगा कि स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। तो हम लोग के सामने एक चीज आती है कि ये पहले देखें कि हमारा सबस्ट्रेट क्या है। एल्कीन है, पढ़े नहीं है, सही बात है, अभी तक नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़े रहते तो जानते। तो ये हमारा इसमें न तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं है। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल किससे पैदा हुआ है, स्टीरियो से। इसका मतलब इसमें स्टीरियो सिलेक्शन की बात नहीं है, काट देंगे। तो क्या क्या नहीं हो सकता है, स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं हो सकता, खत्म कर दिए। दूसरी बात, अब स्टीरियो में क्या क्या होता है, ऑप्शन में नहीं स्टीरियो दे, एनेंसियो सेलेक्टिव और डाई स्टीरियो सेलेक्टिव, क्योंकि हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बताया है एनेंसियोमेरिज्म, डाई स्टीरियोमेरिज्म। तो ये न तो एनेंसियो सेलेक्टिव होगा, न तो डाई स्टीरियो सेलेक्टिव होगा, न तो स्टीरियो सेलेक्टिव होगा और न तो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। तो बचे हमारे पास दो, कीमो सेलेक्टिव, रिजियो सेलेक्टिव। तो कीमो सेलेक्टिव में मैंने पहले ही बताया मस्ट बी टू फंक्शनल ग्रुप। तो इस रिएक्टेंट में फंक्शनल ग्रुप एक भी नहीं है तो कीमो भी नहीं होगा। कौन सा सिलेक्शन होगा, रिजियो सिलेक्शन। अगर ये पूछा कि किस नेचर का रिएक्शन होगा तो रिजियो सिलेक्शन में मैंने एक चीज और बताया था, दो चीज याद रखेंगे। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट एज ए मेजर एंड माइनर दिया हो तो वहां पर रिजियो सिलेक्शन होगा। और ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं, हाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या है, पोजीशनल आइसोमर, क्योंकि कार्बन स्केलेटन सेम है, ओनली चेंज इन पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का पोजीशन केवल चेंज है। प्रीफिक्स में कौन आते हैं, हाँ प्रीफिक्स में सारे हाइड्रोजन कोई भी हो, सारे एल्किल, सारे साइक्लोएल्किल, सारे एल्कोक्सी, सारे नाइट्रो एंड सारे नाइट्रोसो। मैंने कितना नाम लिया, इससे ज्यादा नहीं, पूरी दुनिया में खोजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या क्या बताया, एल्किल, दूसरा बताया साइक्लोएल्किल, तीसरा क्या बताया हैलोजन्स, चौथा क्या बताया नाइट्रोसिल नहीं नाइट्रोसो, और क्या बताया नाइट्रो एल्कोक्सी और एल्कोक्सी। इतने ही हमारे प्रीफिक्स होते हैं और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप बचते हैं, जो इनके अलावा फंक्शनल ग्रुप बचते हैं वो सबके सब सफिक्स होते हैं। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स कॉल्ड क्या कहलाते हैं, पोजीशनल आइसोमर। तो हम लोगों को तो जहां स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हों वहां पर रिजियो सिलेक्शन होता है। बस ये दिमाग में रखना कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसको निकल के आना चाहिए। तो इसे हम हटाएं। तो ये एग्जांपल ऐसे हुआ, मैकेनिज्म आपको रहता नहीं है, इसका कार्ड क्या है। जैसे कभी कभी ऐसे भी होता है कि CH3 हो, CH हो, डबल बॉन्ड C, केवल यही एग्जांपल नहीं है, HBr हो और यहाँ पर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो और कुछ और दे दिया हो, इस तरह से कोई दिया हो, कोई रिएजेंट या कोई कैटालिस्ट, या ये दे दिया जाए कि कहीं से कुछ भी मिल जाए। कभी कभी होता है, इसको देख करके पूछ लिया जाता है, ये दिया ओपी का मतलब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड एंड क्या दिया, ये क्या है केटिकॉल, केटिकॉल केटिचाल, ये क्या है डाइफिनाइल एमीन।
इधर फिनाइल, जैसे डाइमिथाइल होता है वैसे डाइफिनाइल। ये क्यों दिया जा रहा है कि इसका क्वेश्चन पूछे, ऑब्जेक्टिव है ना, आपको सिंपल मार्कोनी का फेरस का नहीं पूछेगा, क्या पूछ लेगा कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ कुछ भी हो, कोई भी एसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। अब यहाँ पे है क्या, तो अगर आपका सारे कंडीशन फेवरेबल हो, सारे कंडीशन का मतलब हेड्स के लिए क्या कंडीशन है, एक ही है इंपॉर्टेंट HBr, दूसरा पराक्साइड, बाकी तीसरा बिना उसके होगा नहीं। तो हमारा अगर HBr और आर्सेनिक पराक्साइड है, उसके साथ अगर ये मिल गया तो ये क्या है, कैटालिस्ट पॉइजन। किसका काम करेगा, मतलब अगर कैटालिस्ट पॉइजन है तो किसको नुकसान पहुंचाएगा, कैटालिस्ट पॉइजन और जो नेगेटिव कैटालिस्ट, दोनों में अंतर नहीं होता है, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट एक नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव इनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेगेटिव डिक्रीज द या रिटार्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो कैटालिस्ट पॉइजन होते हैं वो क्या करते हैं, रिवर्स द रिएक्शन। नहीं, थोड़ा सा नाम छुपा हुआ है, रुस्तम है, मतलब जो नाम है उसका काम भी उसी से रिलेटेड है। मैंने लिखा कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट लिखा, तो नेगेटिव कैटालिस्ट का मतलब ऐसे कैटालिस्ट जो रिटार्ड करें रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन मैंने इसका नाम क्या लिखा, कैटालिस्ट पॉइजन, CP। कैटालिस्ट पॉइजन का मतलब जो पॉइजन दे दे कैटालिस्ट को, जो किसको मार दे, कैटालिस्ट को मार दे, उसे कैटालिस्ट पॉइजन। मतलब दो सब्सटेंसेस व्हिच डिस्ट्रॉय या व्हिच क्या कर दे, डीकैटालाइज कर दे एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट को, उसे कहते हैं कैटालिस्ट पॉइजन। अगर ये है इसकी कैपेसिटी, इसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, डिमिनिश कर देगा। तो जब इसका इफेक्ट कम हो जाएगा तो डायनासोर अगर धराशायी है तो क्या करते हैं, कौन सबसे तेज भाग जाएगा, छोटा वाला उड़क जाएगा, भाग जाएगा। और पहले जब ये भाग जाएगा, जैसे छोटा बच्चा होता है कहीं कूद जाता है, अब उड़ान में कहता रुका मैं बताओ कि हम लोग समय लग रहे, तो वही हाल इसका है कि ये बेचारा तुरंत अपना पोजीशन ले लेता है। पहले कौन अटैक कर जाएगा, H रेडिकल बनाएगा, तो रेडिकल बनाते बनाते धराशायी हो जाएगा, क्योंकि ये उसको खिला देगा और सो जाएगा। उसके बाद H धीरे से आके यहाँ जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद पीछे से ब्रोमीन आके इस पे लग जाएगा और प्रोडक्ट क्या बना देगा यहाँ पे, मनपसंद। मनपसंद का मतलब मार्कोनी का प्रोडक्ट नहीं बना। क्यों बना मार्कोनी का प्रोडक्ट, क्योंकि जो कैटालिस्ट है वो, क्योंकि कैटालिस्ट पॉइजन यहाँ है। इसे हम लोग चकमा नहीं खाएंगे कि यहाँ भी हम कमला पसंद बना के चले जाएंगे। और क्या है, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा KP है और ये क्या है, MP है। मतलब वहाँ कमला पसंद बन रहा है तो यहाँ मन पसंद बन रहा है, और अभी कुछ समय बाद अपना मन पसंद भी हो जाएगा। तो ये हाँ, AP वाले में AMP बन जाएगा, A फॉर अपना, M फॉर मन, P फॉर पसंद। तो कमला पसंद, मन पसंद, अपना पसंद। तो अपना मन पसंद वाले में अब हम लोग चले, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। यहाँ पर हमने क्यों इसको बताया कि इसको याद रखेंगे कि ये पॉइजन है, अगर कहीं रिएक्शन में है तो हुआ नहीं मार देंगे कि HBr है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, आर्सेनिक पराक्साइड है और धायन प्रोडक्ट बना के चले आए मार्कोनी का उल्टा की तरह हाइड्रस प्रोडक्ट। अब चाहे रिएक्शन हो चाहे बहुत सारे रिएक्शन हो, इन दोनों के अलावा कोई और भी पॉइजन नहीं, यही दो प्रिस्क्राइब हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिस्क्राइब क्या है, मतलब ऑर्गेनिक कैटालिस्ट के लिए पॉइजन जो हाइड्रस इफेक्ट को डिमिनिश करके मार्कोनी का रूल को स्टेबलिश कर देते हैं, लागू कर देते हैं। नहीं तो हम लोगों का वह होता
लेकिन जो ये आपने कहा एंटी मार्कोनी काप वाला, मतलब धीरे धीरे इसको आप निकालें एंटी में क्या होता है। अब तक क्या पढ़े होंगे आप लोग? एंटी में जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहाँ पे हाँ तो कैसे होगा? वैसे तब में होगा नहीं, कोई रीजन होगा, तब हम लोगों को दिमाग में रहेगा एंटी मार्कोनी काप्स रूल। इसमें क्या होता है? सेम वही डेफिनेशन है। क्या कहते हैं? जैसे उसमें बताया है कि जब किसी भी रिएजेंट का ऐसे एल्कीन से योग होता है जो एसिमेट्रिकल हो, पहले भी बताया गया है, तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट सदैव उस डबल बॉन्ड कार्बन पर जाता है जिस डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा मार्कोनी का कम होती है। नाम लिखा गया है एंटी मार्कोनी का। एकदम जो उसमें हमने लिखा है उसको उलट देंगे कि जब हम एसिमेट्रिकल एल्कीनों पर किसी भी रिएजेंट का योग करते हैं तो उस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन पर जाता है जिस डबल बॉन्ड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तब हम उसे एंटी मार्कोनी का कहते हैं। और ये आपको दिखेगा जैसे जैसे मैंने मान लिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर लगाया H, यहाँ पे लगा H, यहाँ पे लगा हमारा C डबल बॉन्ड OH, एक एग्जाम्पल, और मैंने यहाँ डाला HBr, थोड़ा सा छोटा करना चाहिए था, प्लस HBr, और यहाँ पे मैंने लगा डेल्टा। तो आप क्या इमेजिन करते होंगे कि ये रिएक्शन कभी पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े होंगे तो भी बताइए, नहीं पढ़े हैं तो आज तो हम लोग देख ही रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन है। नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, पढ़े होंगे, याद नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब इतना तो दिमाग में आया होगा कि ये एल्कीन है क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पर कार्बन पे इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? एक है। इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और थर्मल रिएक्शन है HBr है, इसलिए यहाँ पर H प्लस होगा, Br माइनस होगा। तो हमें ये पता है कि मैंने मार्कोनी का रूल पढ़ा है, तो मार्कोनी का रूल ये कहता है कि H प्लस आयन उस डबल बॉन्ड कार्बन पर जाएगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। अगर आज हम लोग इसको नहीं ट्रेस करते, हो सकता मन में आता यहाँ लाके जोड़ देते, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर वो जोड़ देते। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये देखेंगे कि ये ग्रुप जो लगा हुआ है ये किसका काम करेगा? मतलब सारे ग्रुप्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे -I, -M, -R, -H किसका काम कर सकता है? यहाँ पे माइनस है जो मेन होगा। ऐसा नहीं कि -I कहेंगे तो गलत है, लेकिन जो ऑपरेशन है इसका वह -M का है, क्योंकि -M वहां लागू होता है जहां मल्टीपल बॉन्ड हो, कॉन्जुगेशन में हो। तो देखिए इलेक्ट्रॉन भी ट्राइन ग्रुप है, मतलब इसको हम क्या कहते हैं? EWG। इतना तो सबको दिमाग में रखना है। तो जब ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये खींचेगा कि ये तुरंत खींचा जाएंगे। तो जब ये खींचेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव को लेगा, नेगेटिव लेगा। किसको लेगा? नेगेटिव को लेगा। इसलिए हमारा इस पे कौन सा पार्ट आएगा? नेगेटिव पार्ट। और हाइड्रोजन तब कहां जाएगा? मतलब इस पे आया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब दिया, और सिंगल बॉन्ड जब होगा तो यहाँ क्या आएगा? CH2 रिवर्स होगा तो आएगा। वो तो मेरा इफेक्ट ये डाल रहा है ना, इसके ग्रुप के इफेक्ट में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये CH2 जो होगा उससे क्या जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड OH। इसका देखिए कितना सिंपल प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर आपके सामने ये है कि ये प्रोडक्ट 4 देगा, एक मिनट बस इतने देगा ऑब्जेक्टिव में कि एक बार यहाँ भी R जोड़ देगा, एक बार यहाँ भी R जोड़ देगा।
एक बार दोनों लिख देगा, एक बार नन कर देगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो करेक्ट ऑप्शन में कौन होगा? ये वाला। तो यहाँ मार्कोनी का रूल लगा? नहीं लगा। खैरस रूल क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक पराक्साइड है। खैरस में क्या चाहिए? पराक्साइड ऑर्गेनिक। दूसरा क्या चाहिए? HBr, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चाहिए। तो यहाँ पे है इसलिए खैरस नहीं है। क्लियर हुआ ना? मार्कोनी का नहीं है। तब क्या होगा? एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट। और ये नियम क्या हुआ? एंटी मार्कोनी का रूल। तो ये बन गया अपना मनपसंद। तो तीनों को पकड़े रहिए, कमला पसंद, मनपसंद, अपना मनपसंद। खाइए मत कमला पसंद, लेकिन ध्यान जरूर दीजिए। उसमें रहता है ना कि कैसे हम लोग उसको याद करें। मान लिया जाए अगर ये दे देते हैं एक CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर ये दे देते हैं N डबल बॉन्ड O-। देखिए कितना आसान है, वही हो जाता ना, सेम है। यहाँ पर कोई होता है HCl HBr तो यहाँ भी क्या बनता? AMP नहीं बनता? और अगर मान लिया जाए ऊपर वाला हटाना है, इसीलिए हम नीचे लिखे भी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर HBr को, अरे हम कहेंगे बहुत खुश भी नहीं होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सा रूल लागू होगा? ये अमर की MR की KR मानेंगे, लेकिन हम सोचेंगे, हाँ ठीक सोचेंगे कि थोड़ा सा हमें हो सकता है कि खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, धीरे धीरे जैसे ये सब कॉम्पिटिटिव है। और ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? कॉम्पिटिटिव आएगा। सीधा सीधा आप क्या आएगा? सीधे पूछ लेगा कि प्रोपेन पर HCl की अभिक्रिया का प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो पूछेगा नहीं। तो जब भी पूछेगा तो फंसा के पूछेगा। और जब तक हम सब नहीं जानेंगे तब तक हम 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को निकाल नहीं पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये है, चाहे यहाँ पे Cl हो, ये ऑप्शन हो, और यहाँ पर ये CH है, डबल बॉन्ड है CH2। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? कॉन्जुगेशन है। ऑक्सीजन देगा नहीं? देगा। ये देगा धनात्मक, ये लेगा धनात्मक। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? माइनस हुआ। और जब ये माइनस होगा तो इसका प्लस वाला उसी पे जाएगा, इस माइनस वाले पे। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH Br OH, ये बन गया प्रोडक्ट। और क्या हो गया? मतलब मार्कोनी का प्रोडक्ट मनपसंद आ गया। तो कभी कभी ध्यान रखेंगे कि हम लोग अगर इस तरह से कोई एग्जांपल आता है तो उसे कर लें। लेकिन अब स्टीरियो केमिस्ट्री पे क्वेश्चन चलेगा, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। लेकिन उसको क्या आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे हम समझेंगे फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर और फिशर स्ट्रक्चर। तो हल्का सा देंगे, उसी में समझ जाएंगे, जहां तक उम्मीद है जान जाएंगे। फिर उसका कैसे निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन। 3 चीज जानने के बाद केवल एग्जांपल रखेंगे, प्रोडक्ट आपको बता देंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगले हफ्ते में शायद इधर एग्जाम अभी न हो 15 से, तो तब तक खत्म कर लिया।